नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ। साथ ही आपको हम बताएंगे कि किस तरह आप साइबर लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपको देंगे रोजगार से संबंधित जानकारी और बताएंगे कि क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने घोषित किए जून 2022 परीक्षा के परिणाम। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की तारीख। इग्नू ने लॉन्च किया सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जेंडर इन लॉ। आईआईएम ने जारी किया कैट परीक्षा का शेड्यूल। और बीएचयू ने शुरू की पीजी प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 सत्र के लिए यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जारी रखा है। अब शिक्षार्थी इग्नू के ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप अधिक जानकारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स की जानकारी आप इग्नू के प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इग्नू में हर साल 2 सेशंस में एडमिशन होते हैं। पहला सेशन जनवरी में होता है और दूसरा सेशन जुलाई में होता है। अगर आप जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन जरूर करें। इग्नू के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जानकारी लें, दाखिले प्रक्रिया को पूरी करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2022 की टर्म एंड परीक्षा का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। इग्नू की ओर से कहा गया है कि टर्म एंड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट अवार्ड्स के शेष रिजल्ट एक सतत प्रक्रिया है। इसे जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षाओं में सभी प्रोग्राम्स के परिणाम देखने के लिए अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। इग्नू की जून की टर्म एंड परीक्षा 22 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी और 5 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। हम एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि अगर वो अपनी परीक्षाओं का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो वे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन जरूर करें। साथ ही हम अपने छात्रों को ये भी बताना चाहेंगे कि इग्नू के दिसंबर 2022 की टर्म एंड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आप अपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और साथ ही साथ 31 अक्टूबर 2022 तक अपने असाइनमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड फील्ड वर्क जर्नल और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी जमा कर सकते हैं। इग्नू के दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए आप अपने असाइनमेंट्स इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को लगता है कि डेट शीट में कोई खामी है तो वे विश्वविद्यालय को सूचित कर सकता है। स्टूडेंट डेट शीट को लेकर अपनी समस्या datesheet@ignu.ac.in पर लिखकर भेज सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन जेंडर इन लॉ। इस प्रोग्राम को इग्नू की स्कूल ऑफ लॉ के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम को ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से ऑफर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स है और इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रही है इग्नू के स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज से डॉक्टर स्मिता एम पाटिल। I, Dr. Smita Patil, is going to speak today this new program in certificate program in gender in law. This is a certificate program in collaboration with the School of Law.
I'm coordinating from School of Gender and Development Studies, and Dr. Gurmeet Kaur is coordinating from School of Law. Now, let me briefly talk about what is the content of this program. This is a certificate program which is in 6 months. The title, Understanding Gender and Law, which is a 4 credits. The second course is Gender-Based Violence, which is 6 credits. And the third course is Gender and Governance, again 6 credits. So in each of the course, let me briefly tell you that what is the content of it. Understanding gender and law is basically dealing with the issues of gender at the basic level, and also that how law itself has to be waived. And because if we look at historical development of the law, the legal system itself was very biased towards gender. In the second course, Gender-Based Violence, which is BGS 012, we will be dealing in fact with various kinds of issues in order to understand that how the violence happens to all kinds of gender, including a set of violence which also performed through state, which is also related with the class, communities, gender, also the state operation or repression of the state. The LGBTQ community struggle a lot, but how the violence, everyday violence, each one of them from women to LGBT categories face in everyday life. The third course, which is Gender and Governance, BGS 013, in which one is we are in fact going to deal with the issues of the governance and gender, because governance initially always been seen a domination of the male or the patriarchal structure of the society which we live in. But eventually that how these concepts change and how we evolve with that. So in everyday life, that how things are changing, how the gender as a component introduced into the governance. So there are range of questions which we are going to go and deal with in this particular certificate. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इग्नू के जनवरी 2023 के एकेडमिक सेशन से एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। ये प्रोग्राम होगा एमए प्रोग्राम इन रशियन लैंग्वेज। ये प्रोग्राम 72 क्रेडिट्स का होगा और सबसे खास बात ये है कि ये एक स्केल बेस्ड प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रखा गया है। इस प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के फैकल्टी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शिवाजी भास्कर ने हमें बताया। नमस्कार, मैं शिवाजी भास्कर, फैकल्टी एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, रशियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। आप सभी को ये सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले जनवरी 2023 सत्र में हम लोग एमए इन रशियन प्रोग्राम को लाने जा रहे हैं। ये 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पूरे इंडिया में हमारे रीजनल सेंटर्स द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोग्राम में 12 कोर्सेज रहेंगे और इस प्रोग्राम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप रशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, रशियन ग्रामर, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, रशिया एंड ग्लोबल अफेयर्स, रशियन लिटरेचर और रिसर्च मेथडोलॉजी जैसे कोर्सेज को भी कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में जो हमारे छात्र इसमें एडमिशन लेंगे उन्हें हम 36 क्रेडिट्स का जो स्टडी मटेरियल है वो देंगे और सेकेंड ईयर में भी 36 क्रेडिट्स का स्टडी मटेरियल उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में ही प्राप्त होगा। मैं बताना चाहूंगा कि सभी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इसमें विशेष रूप से एडमिशन ले पाएंगे। मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल इस प्रोग्राम की रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं shivajiBhaskar@ignu.ac.in और हमें आप फोन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं 01129571635 पे। धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस साल जनवरी 2022 के एकेडमिक सेशन से कई नए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। इनमें स्पेनिश और फ्रेंच में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया है। इसका संचालन विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा किया जाता है। ये कोर्स 6 महीने के लिए है और इन कोर्सेज में वो सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली हो। हम आपको ये बता दें कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को इंग्लिश की बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो इग्नू ने इस साल लॉन्च किए और इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन भी ले सकते हैं और इनकी अधिक जानकारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस अंक में हम आपको ऐसे ही कुछ अहम कोर्सेज की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MA प्रोग्राम इन इंग्लिश इन ऑनलाइन मोड। विश्वविद्यालय की तरफ से इंग्लिश का कोर्स MA स्तर पर शुरू किया गया है। इस कोर्स में पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। ये कोर्स किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों के लिए बना है। जी हाँ, इसमें कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रखी गई है। ये प्रोग्राम 2 वर्ष के लिए है। विश्वविद्यालय की तरफ से प्रवास और प्रवासी में PG डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया गया है। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन कर चुके छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ संस्कृत कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स 3 वर्ष के लिए है और किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्र इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत के अलावा इग्नू ने BA इन उर्दू प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। किसी भी विषय से 12वीं पास करने वाले छात्र इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी 3 वर्ष का है। श्रोताओं, बढ़ती मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय की तरफ से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस फील्ड में भी एक MA प्रोग्राम शुरू किया है। ये कोर्स 2 वर्ष का है और ग्रेजुएशन कर चुके छात्र इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं BA इन सोशल वर्क की। विश्वविद्यालय की तरफ से BA इन सोशल वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसके लिए 12वीं पास कर चुके छात्र अप्लाई कर सकते हैं। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समय समय पर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये है खाद्य और पोषण में सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये कोर्स इग्नू के सतत शिक्षा स्कूल के तहत शुरू किया गया है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य और पोषण में सर्टिफिकेट का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में भोजन की भूमिका से शिक्षार्थी को अवगत कराना है। इस प्रोग्राम में भोजन चयन और तैयारी, शैशवावस्था से बुढ़ापे तक पोषण, भोजन का अर्थशास्त्र, रसोई बागवानी, भोजन में मिलावट जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा इस कोर्स में उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा सहित अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है। जारी नोटिस के मुताबिक इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष जरूर निर्धारित की गई है। हम आपको ये बता दें कि इस कोर्स को हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाएगा और इस कोर्स की अवधि 6 महीने की होगी। ये कोर्स केवल ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कैट परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। IIM जल्द ही परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2022 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी इसे संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। IIM ने अभ्यर्थियों से कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा की तारीख का विशेष ध्यान रखें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET, ये परीक्षा देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है। CTET 2022 के संबंध में CBSE ने एक जानकारी हमें दी है और इस जानकारी के मुताबिक CTET 2022 का आयोजन दिसंबर के महीने में ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और अभ्यर्थियों से इसमें 20 भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से जुड़े अपडेट्स के लिए CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। हम आपको ये बता दें कि आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके भी इस परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी यानी CUET पीजी 2022 में सफलता पाई है, केवल वे ही BHU के प्रवेश पोर्टल पर जाकर इन प्रोग्राम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। BHU का पोर्टल है bhuonline.in। BHU पीजी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि हम फिर भी स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहेंगे कि वे समय से प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लें। अप्लाई करने से पहले छात्र छात्राएं आवेदन से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ लें, जिससे उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट न हो सके। हम आपको एक बार फिर बता दें कि आप आवेदन से संबंधित सभी जानकारी BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in से प्राप्त कर सकते हैं। CBSE ने सत्र 2023-24 की संबद्धता के लिए सरस यानी स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम पोर्टल खोल दिया है। स्कूल प्रशासन पोर्टल पर जाकर 10वीं और 12वीं की संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए CBSE ने 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय दिया है। ज्ञात हो कि CBSE द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। जिन स्कूलों को एफिलिएशन चाहिए उन्हें इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्कूलों की जांच होगी और सब कुछ सही होने के बाद ही एफिलिएशन दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की एफिलिएशन के अलावा मिडिल स्कूल के सिलेबस के लिए भी एफिलिएशन दी जाएगी। अब स्कूलों की भौतिक जांच भी शुरू की जाएगी। हम आपको ये बता दें कि पैंडेमिक के दौरान स्कूलों की जांच ऑनलाइन ही हो रही थी, लेकिन अब से स्कूलों की फिजिकल जांच ऑफिशियल रूप से शुरू की जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई स्कूल 10वीं और 12वीं में अतिरिक्त विषय चलाना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड ने 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। इसके अलावा स्कूल, सोसाइटी और ट्रस्ट का नाम बदलने के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस तरह आप साइबर लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, इंटरनेट के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिससे हमारे बहुत से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं। इंटरनेट ने एक तरफ कार्यों में लगने वाले समय को कम किया है, तो दूसरी तरफ इसके माध्यम से अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आज के समय में वेबसाइट हैकिंग, क्रेडिट कार्डों से लेन देन में हेराफेरी, साइबर वायरस से सिस्टम में छेड़छाड़, ऐसे कई अपराध हो रहे हैं और इस प्रकार के सभी अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। अपराधों को नियंत्रण में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, जिन्हें साइबर लॉ कहा जाता है। इस समय साइबर लॉ से संबंधित कोर्सेज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में संचालित किए जा रहे हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों की मांग भी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसलिए अगर आप साइबर लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। श्रोताओं, साइबर लॉ की कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आपको 12वीं या स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा IT या LLB की पढ़ाई कर चुके छात्र भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्ति इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में साइबर लॉ से संबंधित कई कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इनमें नेटवर्क सुरक्षा, हमलों के प्रकार, नेटवर्क सिक्योरिटी के खतरे, हमले और खामियां, सुरक्षा संबंधी समाधान और उन्नत सुरक्षा प्रणाली आदि महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से साइबर क्राइम में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इनको रोकने के लिए प्रत्येक संस्थान अपने यहाँ साइबर लॉ एक्सपर्ट की नियुक्ति करता है। तो अगर आप साइबर लॉ की जानकारी रखते हैं तो आप इन सभी संस्थानों में रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन संस्थाओं में बैंकिंग सेक्टर, BPO, IT सेक्टर और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। आप इन सभी संस्थानों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा आप बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स में भी काम कर सकते हैं, जिनमें आपको साइबर लॉ एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिल सकती है।
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इनमें एयरलाइंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आदि संस्थान भी शामिल हैं, जिनमें साइबर एक्सपर्ट्स की काफी मांग रहती है और आप यहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों की जहाँ से आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली, IMT गाजियाबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज शिमला, फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल साइंस, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रमुख हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आप किस तरह से साइबर लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप एक साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप विभिन्न संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CEERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 25 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ceeri.res.in पर। RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट टाउन प्लानर के पद के लिए आप 9 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rpsc.rajasthan.gov.in पर। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट टेक्निकल अप्रेंटिस के पदों के लिए 7 नवंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.aai.aero पर। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी आप www.hcltech.com से प्राप्त कर सकते हैं। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों के लिए आप 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nalcoindia.com पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है बीते सप्ताह से जुड़े इतिहास के बारे में जानने का हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। इसके अलावा 16 अक्टूबर के दिन हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता बंदरगाह को संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत शुरू किया गया था। 18 अक्टूबर 1878 को थॉमस एल्वा एडिसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई थी। 19 अक्टूबर 1853 को अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली आटा चक्की शुरू की गई थी। 20 अक्टूबर 1774 में भारत की राजधानी कोलकाता निर्धारित की गई थी और 20 अक्टूबर 1822 को लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। 21 अक्टूबर 1990 में दूरदर्शन में पहली दोपहर की हिंदी व अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सेवाएं शुरू की गई थीं। और 22 अक्टूबर 1962 को भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई थी। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन और सर्जरी में एनेस्थीसिया का विशेष महत्व होता है। बिना एनेस्थीसिया के किसी भी सर्जरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता। पिछले कुछ सालों में एनेस्थीसिया में काफी बदलाव हुए हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का रुझान इस फील्ड की ओर अधिक बढ़ा है। हालांकि पहले की भांति अब एनेस्थीसिया देना काफी आसान हो गया है। पहले एनेस्थीसिया देने के लगभग 1 दिन बाद पेशेंट को होश आता था, लेकिन बदलती चिकित्सा पद्धति के चलते अब कुछ ही घंटों में पेशेंट्स होश में आ जाते हैं। एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर की लाइफ में अहम रोल होता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए विश्व एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। इस दिन सर्जरी में एनेस्थीसिया के महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। चलिए जानते हैं कि कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। श्रोताओं, 16 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हुआ जब विलियम थॉमस ग्रीन मार्टर ने ईथर एनेस्थीसिया की पहली बार खोज की थी। 1846 में उन्होंने बॉस्टन एमए यूएसए के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में ईथर एनेस्थीसिया का सफल प्रदर्शन किया था। इसके प्रयोग से पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान दर्द का एहसास नहीं हुआ था। एनेस्थीसिया की दवा ब्रेन के साथ गुजरने वाली नसों के संकेत को सुन करने का काम करती है। एनेस्थीसिया की दवा के प्रयोग के बाद मरीज बेहोशी महसूस करता है। उसे किसी प्रकार के दर्द और कष्ट का एहसास नहीं होता। दवा का असर खत्म होने के बाद मरीज को होश आ जाता है। मरीज को दवा मास्क, इंजेक्शन या ट्यूब के माध्यम से दी जाती है। एनेस्थीसिया कई प्रकार की होती है। छोटे कट या टांकों के लिए कम एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, वहीं सर्जरी के लिए हाई डोज दिया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। श्रोताओं, आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।